फर्स्ट है सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए इसमें जो है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, तवाज़ुन। केमिकल मतलब रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन पर डिफरेंट सब्सटेंस आपस में मिलकर एक चीज बना रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर्स के अंदर स्पेशली इस चीज को डिस्कस स्पेशली करना है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से वो रिएक्शन जो है वो तवाज़ुन की हालत में आता है या इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में आता है, उस कंडीशन को फॉलो करना है। अच्छा, अब इसमें हम पहले तो डिस्कस कर चुके थे, इसमें एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है? देखिए डायनेमिक की अगर हम बात करते हैं ना तो इसका मतलब होता है मूवमेंट। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बेसिकली मूव भी कर रही हो लेकिन वो केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, कैसे होगा? देखिए मिसाल के तौर पर जैसे हमने आपको बताया कि अगर हमने बात करें कि A + B एक रिएक्टेंट्स है, ठीक है, और ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट जो है वो C + Bd बना रहे हैं। तो ये आपको पता है ना, इस चीज को हमने पहले डिफाइन किया था कि ये होता है रिएक्टेंट और ये पोर्शन होता है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये होता है कि जाहिर सी बात है जब रिएक्शन कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है इसकी कोई ना कोई स्पीड होती है कि इसके बाद जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो है वो डबल डायरेक्शन है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी देखें कि ये जो बता रहा है कि इसका मतलब ये प्रोडक्ट भी जो है इसकी भी कोई ना कोई स्पीड होगी कि ये जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो अब इसी स्पीड को बेसिकली हम जनरली तौर पर जो है ना ऑब्जर्व करके देख रहे होते हैं कि आया ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में किस तरह है। देखिए इसके लिए मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि रिएक्शंस लिखते हैं, जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन गैस है प्लस आयोडीन गैस है, ठीक है ना, ये आपस में केमिकली तौर पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब रिएक्ट करने के बाद जो है ये बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड गैस, ठीक है। अब इसको चले बैलेंस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस फॉर्म कर रही है। अब सर देखें आप कि क्या हो रहा है कि इसके अंदर इसकी जो स्पीड है और जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट की अपनी स्पीड जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों का, जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और यहाँ से इधर आता है तो कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। अगर रेट इनका यानी रेट जिसमें स्पीड अगर दोनों इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो है डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया है। तो लिहाजा इसके सबसे मेन जो कंडीशन या कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब क्या, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का मराहल, और इसी इक्वल्स टू कहते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या मतलब, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का जो प्रोसेस होता है, अगर ये दोनों की स्पीड या रेट इक्वल होता है तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आता है। तो लिहाजा इसी को कहेंगे डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब चूंकि ये जाहिर सी बात है इसकी कुछ कंडीशन होती है, जैसे टेम्परेचर जो है हम कह सकते हैं कि अगर हम 444 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो उसमें जो है ये आसानी से रिएक्ट करता है। तो अब अगर हम देख लेते हैं कि क्या होगा, देखिए अगर हम तो सिंपली इस तरह बनाना चाहें कि किस तरह है कि जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों गैसेस हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर इसी तरह अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रेक होगा तो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लिहाजा हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, ये जो है क्या हो रहा है, ये जो है क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस प्लस वाटर, ठीक है। ये इसका क्या कौन सा रिएक्शन है, इसको कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा था, फॉरवर्ड रिएक्शन ये था कि जिसमें क्या था, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन आपस में मिलता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो देखा आपने, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और फिर ये जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो
तो इन दोनों की स्पीड अगर इक्वल होगा तो हम ये कहेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और जनरली इसको हम फॉर्मूला जो है वो ये इक्वेशन को इस तरह मेंशन करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमें बता रहा होता है कि ये क्या है, डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। चलिए कंडीशन लिख दिया इसका, एक्चुअल में 444 डिग्री सेल्सियस पे ये वक़ूफ़ होता है, यानी होता है ये। तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट से किस तरह जो है वो प्रोडक्ट बन गया, और प्रोडक्ट से जो है वो किस तरह जो है वो रिएक्टेंट बन गया। इनको यहाँ हमने सेपरेट सेपरेट शो करके दिखा दिया। और मेन जो इसका कॉन्सेप्ट बनता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह अब इसको अगर हम मजीद ग्राफ के जरिए से देखना चाहें तो चले देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। हम यहाँ जो है वो रेट लेते हैं, ठीक है, और यहाँ जो है वो हम टाइम लेते हैं, ठीक है जी। अब जरा गौर कीजिए कि क्या होगा कि यहाँ से ये जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है ये यहाँ से जो है देखिए नीचे आ रहा है, टाइम के साथ ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। इसी तरह ये हम ये चीज क्या है, ये हम कहेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, ठीक है। देखिए टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। तो इसको थोड़ा सा और बेहतर करके बना लेते हैं, ठीक है ये। अच्छा अब देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये इंक्रीज हो रहा है। देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज। एक वक्त आएगा कि यहाँ आके ये मिल जाएगा। ये कौन सा है, ये कहलाता है बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। लिख सकते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अब हम देखें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में टाइम की गुजरने के लिहाज से कमी आ रही है, और बैकवर्ड रिएक्शन जो है टाइम की गुजरने से इंक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट आएगा कि जहां ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये पॉइंट देखा आपने, ये सेम होते हैं। ये वो पॉइंट है जिसको हम कहेंगे डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये आ चुका है। लिहाजा इस पॉइंट को हम कहेंगे डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या है, डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशंस में ये आ जाता है, ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर हम एक रिएक्शन से इसको और भी देख लेते हैं, ग्राफ देखें, हम छोटा सा ग्राफ बनाते हैं कि ये हमारे पास जो है क्या होगा, यहाँ हम अमाउंट लिख देते हैं या इसको हम कंसंट्रेशन कह सकते हैं, और ये हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो अब सर देखिएगा क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट्स में जो है वो वक्त के हिसाब से कमी आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है। ये देखें कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और ये इस पोर्शन पे आ गया। अब ये क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, ठीक है, रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट की बात करें, देखिए एक टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये देखें ये भी ये सीधा हो गया। तो अब देखें बात ये है कि यहाँ तो इसने अटेंड कर लिया, लेकिन ये वो क्वेश्चन है कि जहाँ अगर हम चले लिख देते हैं प्रोडक्ट, या ये वो कंडीशन है कि जहाँ ये दोनों जो है वो पैरेलल हो गए। ये पैरेलल लाइन जाहिर करता है कि यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन है इनका इक्विलिब्रियम हो गया, concentration of reaction in equilibrium, यानी concentration equilibrium हो गया। यानी ये भी कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम के लिहाज से कि जहाँ जो देखें कि ये प्रोडक्ट का और ये क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, और ये बिल्कुल जो है वो पैरेलल हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बैलेंस हो जाता है। और यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आपस में मीट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, ये डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम को जाहिर कर रहा है। जबकि हमने वाई एक्सिस पे रेट लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया। यहाँ वाई एक्सिस पे हमने अमाउंट लिया। इस टाइम को थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपकी आसानी हो जाए। वहाँ यहाँ हमने वाई एक्सिस पे अमाउंट लिया, और ये कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं, और ये वाई एक्स एक्सिस पर टाइम लिया। अब आप रिएक्टेंस में देखिए टाइम के लिहाज से कमी आ रही है, यहाँ से मूव कर रहे हो और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, और इधर से प्रोडक्ट में देखिए इंक्रीज हो रहा टाइम के लिहाज से, और ये स्ट्रेट हो गया। तो ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, बेसिकली यहाँ भी हम कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, और ये कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। तो ये था हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट जिसमें हमने कहा कि डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम किस तरह अटैन होता है किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ओके, अच्छा अब आइए हम स्टैटिक की बात कर लेते हैं। देखिए स्टैटिक में बहुत ही सिंपल सा है, लिखते हैं स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है।
डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा रिएक्शन होगा कि जो कंप्लीट होने के बाद फर्दर जो है मुतहर्रिक या मूवमेंट पोजीशन में नहीं होता है, वो रेस्ट की पोजीशन पे होता है। इसकी मिसाल देखते हैं आप, बहुत ही सिंपल सा है। मिसाल के तौर पर अगर हमने मैग्नीशियम ले लिया और ऑक्सीजन गैस ले लिया, ठीक है, इनको आपस में रिएक्ट कराते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद ये क्या होता है, ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। अगर हम ये दो लेते हैं तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो ये MgO। अब क्या हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अब रिएक्शन कंप्लीट किसी टाइम t में हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई है। अब ये और बात है कि अगर यहाँ ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाए मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम का फिर भी कुछ पार्टिकल्स यहाँ बचता है, रिमेनिंग होता है, मौजूद होता है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो चुका है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो चुकी है, बावजूद इसके कि मैग्नीशियम के कुछ पार्टिकल्स यहाँ मौजूद हैं, लिहाजा फिर भी ये रिएक्शन अब नहीं होता, कंप्लीट हो गया है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं, ये वो कंडीशन या सिचुएशन जिसमें हम कहेंगे कोई केमिकल जो है कंडीशंस वो स्टैटिक पोजीशन में आ चुका है। तो लिहाजा ये वो रिएक्शंस हैं जिसको हम कहेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, बावजूद के रिएक्टेंट्स में अभी मैग्नीशियम के कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन ये मजीद रिएक्ट नहीं हो रहा है, मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन की कंजम्पशन हो चुकी है और ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो चुकी है मैग्नीशियम के साथ, जिसको मेटल ऑक्साइड कहते हैं प्रोडक्ट में, और अब फर्दर इसके अंदर रिएक्शन नहीं हो रहा है। लिहाजा हम इस किस्म के केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें आपको ऐसा नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब आइए जरा हम कहते हैं कुछ कंडीशंस हैं रिकग्निशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कंडीशन एंड रिकग्निशन। ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, ये हमारे पास रिकॉग्निशंस। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें किस तरह हम इनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारा ये केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, या कौन से ऐसे सिचुएशन है कि जिसमें हम कहेंगे कि ये हमारा कंडीशन जो है वो, ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, जिसको हम रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे क्लोज सिस्टम होगा। क्लोज सिस्टम के अंदर ही कोई रिएक्शन जो है वो अटेम्प्ट करता है इक्विलिब्रियम कंडीशंस को। मिसाल के तौर पर जैसे अगर देखें कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, कंटेनर कहते हैं, इसके अंदर x है, रिएक्शन कहते हैं y है। अब ये क्लोज है, इसकी वजह ये है कि इसके अंदर से ना ही कोई सब्सटेंस बाहर जा सकता है, ना ही कोई सब्सटेंस बाहर से अंदर जो है वो दाखिल हो सकता है। लिहाजा इसके अंदर जो सिस्टम है वो इसका कांस्टेंट रहेगा। जब इस सिस्टम के अंदर कांस्टेंट रहेगा, इसके मास में कोई तब्दीली नहीं होगी, तो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगा बेसिकली वो केमिकल इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा। लिहाजा हम कह सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन सिचुएशन ये होता है, कोई क्लोज सिस्टम के तहत जो है वो मूव करता है। दूसरा इसमें ये होता है कि ये बेसिकली डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, जिसको हमने बताया था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, is equals to rate of backward reaction। ठीक है, जिसको हम बेसिकली कह भी सकते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ से ये रखिए कि ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि जब इस तरह कोई रिएक्शन हो रहा है कि जिसमें रिएक्टेंट्स का स्पीड जो है वो बनता है मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में, और उसी तरह प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होता है, तो जो प्रोडक्ट की स्पीड होती है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है। तो अगर वो फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन अगर इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये आपस में क्या है, बेसिकली क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। हम इसको इस तरह फॉलो करते हैं। इसी तरह कुछ इसके फिजिकल कंडीशंस भी होते हैं, याद रखिएगा। फिजिकल कंडीशन, देखिए फिजिकल कंडीशन के अंदर अगर हम बात करते हैं ना, तो देखिए बात करते हैं इसके टेम्परेचर को। ठीक है, टेम्परेचर ले लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, डेंसिटी ले लेते हैं, इसके रिएक्शन की कलर की बात करते हैं, कैटलिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, एक्सेट्रा। देखिए ये वो कंडीशंस हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो है
वो बेसिकली इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, उसी टेम्परेचर प्रेशर पे जो है वो सेम रहते हैं और कंडीशन जो है वो फॉलो करता है रिएक्शंस का। इसी तरह डेंसिटी भी इसके साथ मौजूद होता है, कलर जो बनता है उस कलर में भी कोई चेंजिंग नहीं आती है, जो कलर तैयार हो जाता है रिएक्शन के बाद वही कलर उसमें मौजूद होता है। कैटलिस्ट की मौजूदगी रिएक्शंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं ला रही होती है, लिहाजा हम कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शंस में मौजूद है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है और कॉन्सेंट्रेशन जो है इसका सेम रहता है। तो लिहाजा ये थोड़ी छोटी वो फिजिकल कंडीशंस हैं जिसको हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये किसके लिए है, केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन को वेरीफाई करता है या उसके लिए वैलिड होता है। हाँ, अब हम ये कहते हैं कि अगर हम कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजिंग आ जाती है तो इक्वेशन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन अटेन न्यू केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन attain new chemical equilibrium, EQUILIBRIUM। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर में बहरहाल चेंजिंग अगर आ जाती है तो जाहिर सी बात है इसके चेंज होने की वजह से जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसके अंदर चेंजिंग आएगी। तो अब क्या होगा कि वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है वो एक नए पोजीशन पे चला जाएगा, लेकिन उस पोजीशन के अंदर भी वो केमिकल रिएक्शन जो है अपने इक्विलिब्रियम को, अपनी तवाज़ुन को बरकरार रखता है। तो वो कहते हैं कि दिस रिएक्शन अटेन कर लेता है न्यू केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन, लिहाजा अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजिंग करते हैं। अच्छा, और आखिरी बात ये होता है कि ये बेसिकली जो है ना इस टाइप को जाहिर करता है कि इसमें जो है वो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डुअल होती है। क्या मतलब हुआ कि इसमें हम जो बेसिकली एरो shows like this, ठीक है, for chemical equilibrium। इसके अंदर बेसिकली डुअल डायरेक्शंस की बात होती है कि इसमें इस तरह होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो सेम होते हैं, लिहाजा इसमें इस किस्म के एरर होते हैं, वो डायरेक्शन जो होता है वो उसका डबल होता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो अगर इस किस्म के सिचुएशंस हैं किसी रिएक्शंस के अंदर तो हम कह सकते हैं, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कंडीशंस के बारे में ये है कि हमारे पास जो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन होगा वो बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होगा। ये बेसिकली रिकॉग्निशन ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशंस है। तो आज की क्लास हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। यहाँ डिफरेंट जो हमने पहले बताया कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये उसके बाद हमने स्टैटिक की बात की और उसके बाद रिकॉग्निशन और कुछ कंडीशंस की हमने बात की। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। फर्दर आप इसको जब इस बुक से स्टडी करेंगे तो मजीद और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि और अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अल्लाह हाफ़िज़।